नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय में हमने आपको भारत की वनस्पतियां शुरू की थी, जिसमें हमने आपको भारत की 4-5 वनस्पतियों के बारे में बताया था। ये बताया था कि लगभग प्रमुख रूप से 4-5 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पत्तियां गिरे देने वाले पतझड़ वन और कटीले वन, इन तीन जो है प्रकार की वनस्पतियों के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको चौथे प्रकार और 5वें प्रकार की वनस्पति, चौथे प्रकार की वनस्पति है पर्वतीय वन और 5वें प्रकार की वनस्पति है ज्वारीय या मैंग्रोव वन। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो भारत की वनस्पति का आज ये दूसरा क्लास है। तो हम आते हैं सबसे पहले पर्वतीय वनस्पति पे। हमने आपको उस दिन, इसके पहले आप जिन्होंने नहीं देखा है साथियों, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारा वीडियो पड़ा हुआ है, इत्मीनान से पढ़ें, पूरे अच्छे से नोट्स बनाएं आप लोग। मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं और बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो आज हम आप देखेंगे पर्वतीय वनस्पति। तो जो पर्वतीय वनस्पति होती है, ये मानसून का इंतजार नहीं करती है, ना ही मानसून के हिसाब से ये चलती है। ये वनस्पति कैसे होती है? चूंकि आप सभी लोग जानते हैं पर्वत जो है ऊंचे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक, पर्वत ऐसे होते हैं। तो ये जो पर्वतीय वनस्पति होती है, ये ढाल का जो है, ढाल के हिसाब से अपने आप को ढालती है। कितना ढाल है कहाँ पर, कितना ऊंचाई कहाँ पर है और कितना ऊंचाई कहाँ पर है, ये ऊंचाई के हिसाब से और ढाल के हिसाब से इनकी प्रकृति चेंज होती रहती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे ही ढाल इसका घटता जाता है या ढाल बढ़ता जाता है, वनस्पति चेंज होती चली जाती है। तो आज मैं ये चीज आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं पर्वतीय वनस्पति, तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये ढाल का इस्तेमाल करके अपनी प्रकृति चेंज करती हैं। तो आप सभी लोगों को ये पता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान घटता जाता है। क्षोभ मंडल की ये खासियत है, ये विशेषता है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी क्षोभ मंडल में तापमान घटता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पर्वत है, इसकी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही है, तापमान इसका घटता जाता है और एक समय ऐसा आएगा कि तापमान 0 डिग्री भी पहुंच सकता है, माइनस में भी जा सकता है। जैसे आप जानते हैं, हिमालय के तमाम पर्वत चोटी ऐसे हैं जो लगभग 6000 फीट से ऊपर ही हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो उनमें ऊपर जाके तापमान माइनस में चला जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें पर्वतों पर, तो ये समय समय पर अपना तापमान चेंज होता रहता है इनमें, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो मान लीजिए कि यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो और ऊंचा जा करके यहाँ 25 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो पर्वतीय वनस्पतियां होती हैं, वो अपना रूप, अपनी प्रकृति, अपनी विशेषताएं चेंज करती रहती हैं। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्यों? क्योंकि सारा पानी यहीं पर आता है, चाहे वो ग्लेशियर के हो, चाहे वो नदियों का हो, चाहे वो बारिश का हो। तो यहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। और थोड़ी ही दूर के बाद जैसे ही तापमान थोड़ा सा घटता है, यहाँ आने के बाद ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो अपनी प्रकृति इसने चेंज कर ली। नीचे सदाबहार वन था, थोड़ी ऊंचाई पर गए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए गए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जब ये और ऊपर जाएंगे 10 डिग्री, मान लीजिए 5 डिग्री पर चले आए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वहां कोणधारी पाए जाने वाले वन हो गए। कोणधारी वन आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे कोणधारी वन ऐसे होता है।
तो वही हमने कहा कि जो पर्वतीय वनस्पतियां होती हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपनी प्रकृति, अपना रूप, अपनी विशेषताएं चेंज करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान घटता जाता है। तो सदाबहार वन, फिर आगे चल के शीतोष्णकटिबंधीय वन हो गए, फिर आगे चल के कोणधारी वन हो गए, फिर आगे जब आप और ऊपर जाएंगे, एकदम मान लीजिए आप 0 पे पहुंच गए, तो वहां पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन। तो इस तरह से जो पर्वतीय वनस्पतियां होती हैं वो अपना रूप और अपनी प्रकृति और अपनी विशेषताएं थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर चेंज करती चली जाती हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि तापमान घटता जाता है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे तापमान घटता जाएगा, ये क्षोभ मंडल की विशेषता है। तो हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि पर्वतों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियों की प्रकृति चेंज होती रहती है। तो देख लीजिए कि ये हमने पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से एक मानक तय किया है। और देखिए 0 से लेकर के 1500 मीटर, लगभग 1500 मीटर तक सदाबहार वन पाए जाते हैं, समझते रहिए। और 1500 मीटर से लेकर लगभग 2600 मीटर तक शीतोष्ण यानी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और वहीं पर 2600 मीटर से लेकर के 4400 मीटर, लगभग 4400 मीटर तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। और कोणधारी वनों में अभी हम लिखवाएंगे, उसको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। कोणधारी वनों में सनोबर, चीड़, स्प्रस, और फिर उसके बाद में 4400 मीटर से लेकर के 4800 मीटर तक घास, काई, ये सब पाए जाते हैं। और 4800 मीटर से ऊपर बर्फ पाए जाते हैं, कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। तो हमने कहा कि इधर देखिए 0 से 1500 मीटर तक सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन या वर्षा वन। इन वनों में सिंकोना वगैरह और तमाम वनस्पतियां हैं। और दूसरे नंबर पे 1500 से 2600 मीटर तक शीतोष्ण यानी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वनों में देवदार हुआ, ओफ, बर्च आदि के वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में और उसके बाद 2600 मीटर से लगभग 4400 मीटर तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वनों में सनोबर हुआ, चीड़ हुआ, स्प्रस हुआ, ईटीसी आदि तमाम वनस्पतियां हैं। जो मेन महत्वपूर्ण है, सनोबर, चीड़, स्प्रस आ जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये कौन से वन का एग्जाम्पल है, तो ये कोणधारी वनों का एग्जाम्पल है। और शीतोष्ण यानी चौड़ी पत्ती वाले वनों का एग्जाम्पल कौन सा है? देवदार हुआ, ओफ हुआ, बर्च हुआ, ये शीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं ये वनस्पतियां। और वहीं पर देखा जाए 4400 मीटर से लगभग 4800 या 4900 मीटर तक घास, काई आदि पाए जाते हैं। और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बर्फ ही बर्फ मिलेंगे। तो इस तरह से वनस्पतियों का अलग अलग स्थानों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रकृति चेंज होती रहती है। 1500 मीटर, 1500 से फिर 2600, फिर चौड़ी शीतोष्ण यानी चौड़ी पत्ती वाले पाए जाने लगे। 2600 से फिर 4400 तक कोणधारी वन पाए जाने लगे। फिर 4400 से लगभग 4800 या 4900 मीटर तक घास और काई मिलने लगी, उसके ऊपर बर्फ है। तो इस तरह से इनकी प्रकृति चेंज होती रहती है। अगर वहीं दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो पहाड़ है या जो पर्वत है वो ज्यादा ऊंचाई पर तो है नहीं, लगभग औसतन 800 या 900 मीटर ही ऊंचा है। तो वहां पर जो है दक्षिण भारत में शीतोष्ण वन ही पाए जाते हैं। जैसे नीलगिरी क्षेत्र है, तो नीलगिरी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई औसतन देखा जाए तो 800-900 मीटर तक, इससे ऊपर नहीं है। तो वहां शीतोष्ण वन के क्षेत्र ही पाए जाते हैं। सदाबहार वन के क्षेत्र की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं और शीतोष्ण वन के क्षेत्र की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, दोनों मिक्स पाई जाती हैं। तो नीलगिरी क्षेत्र में शोलास कहते हैं, ऐसे वन को शोलास कहते हैं। तो शोलास में कौन कौन से पेड़ लगभग वनस्पतियां हैं? लॉरेल की हैं, मैग्नोलिया की हैं, सिंकोना भी। सिंकोना वैसे सदाबहार वन का हमने बताया था, सदाबहार वन और शीतोष्ण वन दोनों पाई जाती है वहां। ठीक है। तो इस तरह से बंटवारा हुआ है पर्वतीय वनों का। तो ये पर्वतीय वन हो गए। अब इसके आगे हम आपको मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति जो होती है, जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो ज्यादातर जो है गर्म स्थानों पर, यानी कि जैसे विषुवत रेखा के आसपास,
तो चूंकि भारत का निचला ये हिस्सा विषुवत रेखा के पास ही है और ज्यादा गर्मी भी होती है यहाँ, ठीक है। तो इसलिए भारत में लगभग 4,482 वर्ग किलोमीटर में भारत की जो है मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में हम आपको बताएंगे और बात कर रहे हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल जो है 4,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। 4,482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसमें से पूर्वी तट पर 59%, पूर्वी तट पर 59%, पश्चिमी तट पर 23% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 18%। तो भारत में अगर देखा जाए तो इस तरह से मैंग्रोव वनस्पतियों का बंटवारा है जहां जहां ये पाई जाती हैं। पूर्वी तट, अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो इसका मतलब होता है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ठीक, बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों में जहां पर दलदली भूमि होती है, जहां पर खारे जल का अस्तित्व जहां पर होता है वहां पर मैंग्रोव वनस्पति अच्छे मात्रा में उगती है। तो इस तरह से भारत का जो पूर्वी तट है, ये जो पूर्वी तट है बंगाल के खाड़ी वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? जो पश्चिमी तट है तटीय भागों में या नदी का मुहाना हुआ, पश्चिमी तट है तटीय भागों में नदी का मुहाना हुआ, तो वहां पर भी मैंग्रोव वनस्पति का भाग पाया जाता है, वहां 23% ही है। और वहीं अगर देखा जाए अंडमान निकोबार जो द्वीपीय है, जहां पर द्वीप है पूरा, यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है 18%। और साथ ही साथ हमने बताया द्वीपीय और तटीय और नदी मुहाने पर ये ज्यादातर उगते हैं, इनका विकास वहीं पर होता है। तो भारत में कहाँ कहाँ है? गंगा नदी का मुहाना, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना, महानदी का मुहाना और कृष्णा नदी, कावेरी नदी, जितने भी मुहाने बने हैं हर मुहाने पर लगभग मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास हुआ है। ज्यादातर ये बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अगर देखा जाए तो द्वीप भी है, ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उसके बाद दलदली भूमि ज्यादा है, क्योंकि गंगा नदी सबसे बड़ा और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा मुहाना है वहां पर। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का सबसे बड़ा मुहाना है, दलदली क्षेत्र है वहां, इसलिए सबसे ज्यादा भाग यहीं पर है 59%। देखिए बंगाल की खाड़ी में 59% पूर्वी तट पर, और पश्चिमी तट पर आप 23% ही पाएंगे। यहाँ दो ही नदियां हैं और मुहाना भी, और खाड़ी है यहाँ पर, ये देखिए खाड़ी है। तो यहाँ पर जो खाड़ी है वहां पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का मुहाना है, नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना यहाँ है, इसलिए यहाँ पर थोड़े मात्रा में है 23% मात्रा में। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 18% मात्रा में है। देखिए तो मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए जो है जो आदर्श परिस्थिति होती है, आदर्श परिस्थिति खारा जल होता है, खारे जल की मात्रा होनी चाहिए और गर्म स्थान होना चाहिए, गर्म जल होना चाहिए और दलदली एक भूमि होनी चाहिए जहां पर उसका विकास हो सके। और मैंग्रोव वन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इनका जो निकला होता है ये ऐसे आते हैं और फिर ऐसे उगते हैं और फिर पानी में फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे फिर निकले रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर जीव जंतु भी अधिक रहते हैं, उनकी पारिस्थितिकी बनी रहती है, पानी में भी रहने वाले रहते हैं और जल में भी रहने वाले रहते हैं। और जो है इनके ऊपर जिनका आसरा होता है जिन जीव जंतुओं का, वो भी रहते हैं, आसमान में उड़ने वाले भी होते हैं, पानी वाले भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर पारिस्थितिकी बहुत अच्छी रहती है। मैंग्रोव वन की जो है ये खासियत है कि इनकी जड़ें नीचे आती हैं पानी में, फिर ऊपर चली जाती हैं। तो पानी में तो रहते ही हैं, इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव जंतु भी रहते हैं यहीं पर, ऊपर इनके ऊपर आश्रय प्राप्त करने वाले जीव जंतु भी रहते हैं, और इनमें छुपने वाले जीव जंतु, मछलियां और सब जो कुछ भी, वो ज्यादातर यही रहते हैं। इसलिए जो मैंग्रोव वन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी लकड़ियां काफी मजबूत होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। तो इस तरीके से मैंग्रोव वन के बारे में हमने बताया कि भारत में 4,482 किलोमीटर क्षेत्र में ये इसका विकास हुआ है। 59% बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में,
23% पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में और 18% अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया जो नदियों का मुहाना है, चूंकि दलदली भाग रहता है वहां पर, तो वहां पर भी इनका थोड़ा बहुत मात्रा में विकास होता है। लेकिन जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, बहुत बड़ा क्षेत्र है दलदली भूमि का, इसलिए यहाँ पर इनका ज्यादा विकास हुआ है। देखिए 59%। पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ 2 ही नदियों का मुहाना है, ताप्ती और नर्मदा, इसलिए यहाँ 23% ही विकास हुआ। बाकी अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो भी नदियां हैं, जो भी मुहाने हैं, जो भी दलदली क्षेत्र हैं, सब मिला करके 18% क्षेत्र में। तो आदर्श परिस्थिति देखिए, खाड़ी में स्थित द्वीप, क्योंकि खाड़ी में स्थित ये द्वीप है अंडमान निकोबार, और खारे पानी में इनकी ये आदर्श परिस्थिति होती है। तो इस तरह से भारत की जो वनस्पतियां थी वो हमने 5 प्रकार की, लगभग मुख्य 5 प्रकार की भारत की वनस्पतियां आपको बताई। पहला क्या बताया? पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, दूसरा पतझड़ वन या पर्णपाती वन, और तीसरा कटीले वन, और चौथा पर्वतीय वन, और 5वां ज्वारीय या मैंग्रोव वन। तो ये थी भारत की वनस्पतियां। ये यहाँ से जो है क्वेश्चन वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस स्तर तक लेवल तक पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरी क्लास देखिए साथियों, और साथ में मैं फिर आपसे कहता हूँ बार बार, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाते रहने से आपका जो है रिवीजन और तैयारी बहुत जबरदस्त होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन रहता है। अब भारत की वनस्पति के बाद हम आपको समुद्र के बारे में बताएंगे कि भारत को कितने समुद्र पर अधिकार है और कहां तक अधिकार है, कितने समुद्री मील तक ये अपना जो है आर्थिक वहन कर सकता है, आर्थिक चीजों का क्रियाकलाप कर सकता है। तो इन चीजों पर हम चर्चा कल के क्लास में करेंगे। भारत की वनस्पति जो टॉपिक था हमारा, इसमें 2 क्लास हमने पढ़ाया। पार्ट 1 अभी पहले दूसरे तीसरे पहले दिन पढ़ाया था हमने, आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए साथियों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसको समझने में थोड़ी परेशानी होगी आपको, इसलिए मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप पार्ट 1 भी देखें। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पार्ट 1 पड़ा हुआ है, भारतीय वनस्पति का पार्ट 1 पड़ा हुआ है। ये पार्ट 2 है, इसमें आपको हमने पर्वतीय वनस्पति और ज्वारीय या मैंग्रोव वनस्पति बताया। तो भारत की वनस्पति का जो टॉपिक था वो हमारा आज खत्म हुआ। इसी के साथ मैं अपना ये क्लास समाप्त करता हूं। अगले क्लास में हम समुद्र से संबंधित बातें आपको, भारत और भारत के समुद्र से संबंधित बातें, भारत और भारत के समुद्र से संबंधित बातें आपको बताएंगे। कितना क्षेत्र भारत आर्थिक दोहन कर सकता है और कितने क्षेत्र पर टैक्स वसूल सकता है और कितना क्षेत्र उसका अपना है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। तो आपसे निवेदन है कि हमारे सारे क्लास आप देखते रहिए। मुझे ये विश्वास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी ये भारत का भूगोल चल रहा है। अगर भारत के भूगोल से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका छूटेगा नहीं। और जब मैं विश्व भूगोल पढ़ाने लगूंगा तो मैं भी ये दावा करूंगा उस समय भी कि विश्व के भूगोल से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमारा चैनल ऊपर और ग्रो करे और मैं और से और अच्छी क्लास, बेहतर से बेहतर क्लास आपको देने का प्रयास करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।